भारत के धमाके 11 तारीख को उन्होंने धमाका किया और 11 से 28 मई तक का जो वक्त था वो गुजारना मुश्किल हो चुका हुआ था। भारत के लीडर्स, भारत की तरफ से जितने भी वहां पे आप देख लीजिए कि जितने भी उनके करता धरता लोग थे, वो पाकिस्तान को इस हकारत की नजर से देख रहे थे और हकारत अमेरिका के बारे में बातें कर रहे थे। लगता यूं था कि जैसे पाकिस्तान कोई चीज ही नहीं है दुनिया में। तो हम ना नसर से डरते हैं ना नसर के बाप से डरते हैं, ये आपको मैं बता दूं। और नसर का जवाब हमारे पास असर है और हमारा असर इतना ज्यादा होगा कि पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। ये मैं आपको बता देता हूँ अगर आप न्यूक्लियर आर्म्स रेस के बारे में बात करेंगे। या पाकिस्तान एटमी मुल्क तो है, लेकिन पाकिस्तान की मईशत पीछे रह गई। पाकिस्तान में जो दूसरे यौम तकबीर पाकिस्तान की तारीख का एक अहम दिन, जब भारत की जानिब से एटमी धमाकों के जवाब में 28 मई 1998 को, यानी आज से 23 साल पहले, पाकिस्तान ने सूबा बलूचिस्तान के ज़िला चागी के मकाम पर 5 कामयाब एटमी धमाके किए, जिसके बाद 28 मई यौम तकबीर के तौर पर मनाया जाता है। और 11 मई 1998 को भारत ने राजस्थान के सहरा पोखरान में 5 एटमी धमाके करके खित्ते में अमन के तवाज़ुन को बिगाड़ दिया। इसके कई दिन बाद तक पाकिस्तान की तरफ से जब कोई जवाब ना आया तो आलमी सतह पर यह तासुर जन्म लेने लगा कि पाकिस्तान के पास शायद एटम बम है ही नहीं। उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान में मौजूद कुछ लोगों का यह ख्याल था कि अगर पाकिस्तान ने एटमी धमाके कर दिए तो आलमी बरादरी पाकिस्तान पर इक़्तिसादी पाबंदियां आयद कर सकती है, जिसके मुल्की मईशत पर बहुत बुरे असरात पड़ेंगे। इसके अलावा अमरीका भी पाकिस्तान पर काफ़ी दबाव डाले हुए था और पाकिस्तान की हुकूमत को धमकियों के साथ साथ लालच भी दे रहा था। तो अमजद शरीफ साहब, ज़ाहिर बहुत ज़्यादा प्रेशर था बड़ी बड़ी ताकतों का पाकिस्तान के ऊपर, ख़ासतौर पर अमरीका का। ये इस हद तक प्रेशर बर्दाश्त करना, फिर एक एटमी ताकत बनना, क्या समझते हैं ये कितना बड़ा पूरी दुनिया में, ज़ाहिर पाकिस्तान उन चंद मुमताज़ ममालिक में शामिल हो गया जिनके पास ये एटमी क़ुव्वत मौजूद है, तो अब पाकिस्तान का दिफा इससे ज़ाहिर नाकाबिल तस्खीर हो गया। कितना ज़रूरी होता है कि ये एटम बम आपके पास मौजूद हो ताकि आप किसी भी जंग के ख़तरे का सामना करने के लिए हर वक्त तैयार रहें और उस जंग को रोके जाने में आपका किरदार हो। ज़ाहिर है जब एटम बम जिन मुल्कों के पास होता है तो वह आमतौर पर जंगें नहीं लड़ा करते। देखिए, जिनके पास नहीं है ये दुख वही बता सकते हैं, लेकिन जिनके पास होता है वो ब्लैकमेल करने पे उतर आते हैं। जो अभी डॉक्टर साहब जैसे बता रहे थे, 11-12 मई के भारत के धमाके, 11 तारीख को उन्होंने धमाका किया और 11 से 28 मई तक का जो वक्त था वो गुजारना मुश्किल हो चुका हुआ था। भारत के लीडर्स, भारत की तरफ से जितने भी वहां पे आप देख लीजिए कि जितने भी उनके करता धरता लोग थे, वो पाकिस्तान को इस हकारत की नजर से देख रहे थे और हकारत अमेरिका के बारे में बातें कर रहे थे। लगता यूं था कि जैसे पाकिस्तान कोई चीज ही नहीं है दुनिया में। तो उस जमाने में फिर स्टडीज की गई और हर में हमें हर दफा ये अंदाजा हुआ कि हमारे ऊपर मुश्किल आएंगी धमाका करने के बाद, हमारी लगेंगी सब, लेकिन पॉलिटिकल डिसीजन यही होना चाहिए कि हमने धमाका करना है, क्योंकि अगर आज हमने नहीं किया तो फिर दोबारा हम कभी नहीं करते। लिहाजा ये एक फैसला हमारी कमांड लीडरशिप मिल के किया गया और ये तय हुआ, मैं उसको जब वहां मौजूद था, फिर ये तय हुआ कि जनाब हमने धमाका करना है और नतीजा उसमें फिर और भी फैसले किए गए, जैसे डॉलर फ्रीज किए गए या कुछ एक्शन किए गए। सही। लेकिन ये फैसला जो था वो ये बड़ा ही दानिशमंदाना फैसला था। मैं समझता हूँ कि ये फैसला है जिसने आज दिन तक हमें इंडियन ब्लैकमेल से बचा के रखा। सही। लेकिन अमजद शरीफ साहब, हम देखते हैं कि जो दीगर सारी एटमी ताकतें हैं वो दुनिया में बड़ी ताकतों के तौर पर शुमार होती हैं, बड़े बाअसर ममालिक में उनका शुमार किया जाता है। पाकिस्तान इस दौर में क्यों पीछे रह गया? पाकिस्तान एटमी मुल्क तो है, लेकिन पाकिस्तान की मईशत पीछे रह गई। पाकिस्तान में जो दूसरे सेक्टर्स हैं वो तरक्की में बहुत पीछे रह गए। इसकी क्या वजूहत हैं, अगर मुख्तसरन आप बता सकें? देखिए, इसमें सबसे बड़ी मुश्किल तो हमारी अपनी इकोनॉमी की है। जो कौमें मकरूज हो जाती हैं और दूसरों के कर्जों पे जीती हैं, उनको अपना वकार खोना पड़ता है, कंप्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, वरना उनकी मुश्किलात इतनी बढ़ जाती हैं कि वो अपने मुल्क को चलाना उनके लिए मुश्किल हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि स्टेज के ऊपर हमारे लिए सबसे बड़ा सबक ही यही है कि जितना जल्दी हो सके हम इकोनॉमिकली अपने आप को इंडिपेंडेंट करें, ताकि कर्जे उतर जाएं और कर्जे आइंदा लेने से गुरेज किया जाए। अपनी चादर उतनी फैलाई जाए या अपने पाँव फैलाए जाए जितनी चादर है उस पर आगे न जाएं। तो ये चीज आपके लिए ना सिर्फ आपकी कौम का सर बुलंद करेगी, बाइस इज्जत होगी, बल्कि ये आपको एक हैसियत देगी पूरी दुनिया में
एक इंडिपेंडेंट ताकत के हैसियत से। सही। पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि ये 1974 की बात है, मैं फौज में था जब ये स्माइलिंग बुद्धा हुआ था, और 1972 में भुट्टो साहब ने फेमस ये वाकयात कहे थे कि हम तो घास भी खाएंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे, और अगर 1000 साल भी हमें घास खानी पड़ी तो हम खाएंगे। लेकिन कमर चीमा साहब, मुझे बड़े अफसोस का कहना पड़ता है कि भुट्टो साहब ने कहा तो सही, आपने एटम बम बना तो लिया, लेकिन एटम बम बनाने के बाद तो घास खाने की नौबत नहीं आनी चाहिए थी ना। एटम बम बनाने के बाद भी आज पाकिस्तान में घास खाने की नौबत आ रही है, तो क्या फायदा हुआ एटम बम बनाने से, मैं ये जानना चाहूंगा। यहां तक बात कही आपने, हमारी क्या रिएक्शन थी, और हमने कहा कि खित्ते के अंदर बैलेंस ऑफ पावर टिल्ट हो गया है और भारत एक बहुत बड़ी सुपर पावर बन गया है। देखिए, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो था, इट स्टार्टेड एज ए पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम, स्माइलिंग बुद्धा, लेकिन कहीं ना कहीं पे देयर वाज अ हिडन मैसेज, क्योंकि पाकिस्तान काफी गुस्ताखी कर रहा था। किस प्रकार आपके साइंटिस्ट लगे हुए थे डिजाइन चोरी करने के और मटेरियल चोरी करने के, ये सब पेपर्स में आज मीडिया में काफी हाईलाइट हो चुका था। तो इसलिए भारत ने कहीं ना कहीं एक मैसेज दे दिया कि आप ये मत सोचें कि आप ही न्यूक्लियर पावर हासिल कर सकते हैं। तो हमने पीसफुल एक्सप्लोजन किया, इट वाज मेंट प्योरली पीसफुल, पर कहीं ना कहीं उसमें मैसेजिंग थी, एंड आई एम वेरी श्योर दैट मैसेजिंग गॉट थ्रू द राइट क्वार्टर्स। और उसके बाद आपने इसको एक मजहबी तस्वीर दी। कहा गया, इफ क्रिश्चियन एंड ज्यूज कैन हैव ए बॉम्ब, व्हाई कांट मुस्लिम्स हैव ए बॉम्ब। मतलब साफ था, भुट्टो साहब को मालूम था कि मेरे पास पैसा तो है नहीं, इसलिए पैसा तो मैंने बाकी मुस्लिम अमीर देशों से लेना है, और उसी फंडिंग के लिए उन्होंने एक मुस्लिम बॉम्ब का ऐलान किया। और उसके बाद क्या हुआ आप अच्छी तरह जानते हैं। और फिर आया वो वक्त जिसकी आज आप जो में तकबीर मना रहे हैं। पहले हमने जैसा आपने कहा कि 2 धमाके किए, 2 दिन अलग अलग धमाके किए, और उसके बाद आपने 28 और 30 तारीख को चिंगाई 1 चिंगाई 2 किया, और आपने भी ये दिखा दिया। और आपके मुल्क के अंदर भी ये कहा गया, अब बैलेंस ऑफ पावर बदल चुका है, हमने न्यूक्लियर डिटरेंस हासिल कर ली है, और हम न्यूक्लियर डिटरेंस के जरिए भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे। आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम, वेपनेशन, न्यूक्लियर वेपनेशन was country specific, not threat specific. It was against India, it was against Hindus. लेकिन our nuclear program was not like that. We had threat from China, and much larger threat. So our nuclear program was based on a realistic assessment of threat and to ensure that we are not taken by surprise in the subcontinent. ये था हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम, और बाद में दुनिया ने इस बात को माना भी, और इसीलिए हमें धीरे धीरे सैंक्शन भी हटा दी गई, और हमें वो जो फैसिलिटी मटेरियल एग्रीमेंट था उसमें भी शामिल कर लिया गया। फिर जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वाला था उसमें भी कर लिया गया। सिर्फ न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में हम अभी तक नहीं जा सके, थैंक्स टू चाइना, चाइना हैज गॉट ए वीटो पावर देयर। तो ये भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम, इट वाज अ पीसफुल प्रोग्राम विद नो फर्स्ट यूज डिक्लेयर्ड पॉलिसी, थ्रेट स्पेसिफिक, विद द वर्ल्ड पावर्स रिकॉग्नाइज्ड, एंड वी वर हैप्पीली एडमिटेड इनटू द न्यूक्लियर क्लब। लेकिन मैं पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि आपने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया डेटरेंस के लिए। आई फुली एग्री, न्यूक्लियर वेपन्स ऑफ अ डेटरेंस, दे आर नॉट मेंट टू बी यूज्ड, they are meant to be kept as a threat in being. अगर आपने न्यूक्लियर वेपन्स बना ली, आपने भारत के साथ बैलेंस ऑफ पावर रिस्टोर कर लिया, उसके बाद क्या जरूरत थी कि आप दहशतगर्दी को अंजाम देते, आप अपनी फौज की वेपनाइजेशन करते, और एक नई किस्म की खित्ते के अंदर आर्म्स रेस शुरू करते?
आपको चाहिए था कि न्यूक्लियर वेपन बनाने के बाद आप वो सब पैसा जो आप अपनी फौज के ऊपर लगाते थे या दहशतगर्दी में लगाते थे, वो सारा पैसा देश की बढ़ोतरी के लिए, गुर्बत को हटाने के लिए, देश की डेवलपमेंट के लिए, तरक्की के लिए, देश की इकोनॉमी को सॉलिड फुटिंग देने के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये एक शिकवा है मेरा पाकिस्तान के साथ। अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपनाइजेशन को अच्छी तरह से इस्तेमाल करता और अपनी जो उन्होंने फर्स्ट यूज पॉलिसी डिक्लेयर कर रखी थी उस पर कायम रहते, दैट वाज मोर देन इनफ। लेकिन आपने उसके बाद उसका अपना मजाक बनाया, बार बार इसकी धमकियां देकर न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश की, कोई असर नहीं पड़ा। और तो और आप एक कदम आगे निकल गए, आप टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की बात करने लगे। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स कौन इस्तेमाल करता है भाई? क्या आप अपने इलाके के अंदर न्यूक्लियर वेपन गिराएंगे? टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन कब इस्तेमाल की जाएगी? व्हेन देयर बी पेनिट्रेशन इनटू योर टेरिटरी। उस वक्त क्या आप जो दुश्मन पेनिट्रेट कर रहा है वो तो फुली प्रिपेयर्ड होकर आएगा एनसीडब्ल्यू वॉरफेयर के लिए, लेकिन क्या अपने लोगों को, अपने इलाके में अपने लोगों के ऊपर, अपने खित्ते के आप न्यूक्लियर वेपन्स ड्रॉप करेंगे, वहां पे इस्तेमाल करेंगे? क्या मजाक था ये? और आपके मिनिस्टर्स ने कैसे कैसे बयान दिए कि ये हमने दिवाली के लिए थोड़े रखे हुए हैं और ये तो हमारे पास किलोग्राम और पता नहीं कितने ग्राम के हमने न्यूक्लियर वेपन बना रखे हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहीं पर छोड़ता हूं, आपका मौक़िफ़ भी जानना चाहूंगा, लेकिन मैं ये बार बार कहूंगा कि पाकिस्तान ने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी खो दी न्यूक्लियराइजेशन के बाद टू इंप्रूव द फेट ऑफ इट्स कंट्री रादर देन इट वेंट टू ए रिवर्स गियर। तो आपको रोकना हमारा मकसद है कि सिर्फ भारत रुक जाए, बाकी अब सब जो मर्जी बोले आप। देखो, हम ना नसर से डरते हैं ना नसर के बाप से डरते हैं, ये आपको मैं बता दूं। और नसर का जवाब हमारे पास असर है, और हमारा असर इतना ज्यादा होगा कि पाकिस्तान का नामो निशान बढ़ जाएगा। ये मैं आपको बता देता हूँ अगर आप न्यूक्लियर आर्म्स रेस के बारे में बात करेंगे। इससे आप टेक इट सीरियसली एंड नॉट लाइटली व्हाट आई एम सेइंग। यहाँ तक बात है न्यूक्लियर प्रोग्राम की, हमारा इंडिजिनियस न्यूक्लियर प्रोग्राम है, आपका चुराया हुआ और बोरोड न्यूक्लियर प्रोग्राम है। हमने रिएक्टर खरीदे, शरेआम खरीदे, ओपन मार्केट में खरीदे, पैसा दिया, हमने डिजाइन चोरी नहीं किए, हमने सब कुछ इन हाउस बनाया है। टुडे वी आर द लीडिंग मिसाइल पावर इन द वर्ल्ड। हर चीज हमारी इंडिजिनियसली बन रही है। वी आर द बेस्ट मिसाइल प्रोग्राम इन द वर्ल्ड। आपने बोला कि आप इंपोर्टर हैं वेपन्स के, यस वी आर। वी फेस थ्रेट फ्रॉम एनिमी व्हिच इज अ थ्रेट टू द एंटायर वर्ल्ड एंड वी विल फेस दैट एनिमी and to prepare against two-front war. So we are buying weapons, but we have also declared Atmanirbharta, and you know under Atmanirbharta what we are going to do. वो आप अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ तक बात है आपकी ये कहने की कि हमारा बॉम्ब इंडिया स्पेसिफिक है कि इंडिया ही आपका एनिमी है, उसमें तो कोई देयर इज नो एम्बिग्यूटी। बट आपने बहुत कोशिश की हमें न्यूक्लियर ब्लैकमेल करने की, आपने बहुत कोशिश की हमें डराने धमकाने की, लेकिन कारगिल भी हुआ, बालाकोट भी हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक्स भी हुए। योर न्यूक्लियर ब्लफ वाज कॉल्ड ओपनली एंड ब्लाइंडली, द एंटायर वर्ल्ड सॉ इट। एंड टुडे आई कैन टेल यू दैट यू टॉक ऑफ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स, आप कहां रखेंगे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन? इन द फील्ड? आर दे सेफ इन द फील्ड? दे आर नॉट।